कि हम एक ऐसी मानसिकता से और एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और उस नैरेटिव को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लीगल माध्यम से कि जहां पे कोई जगह मस्जिद की होती है या कोई जगह मस्जिद होती है तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो मस्जिद की है। हम कभी सवाल पूछने की कोशिश नहीं करते। किसी भी जगह पे आके बस नमाज पढ़ लेना और एक अपनी अथॉरिटी और अपनी माइट शो करने से ये जो मानसिकता है कि उनसे सवाल भी ना पूछा जाए कि आप इस जगह पे आए कैसे, आप इस जगह को कैसे अपनी मस्जिद क्लेम कर रहे हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, जी। ये बता। हमने तो इतने आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बताए, शास्त्रिक महत्व बताया, हिस्टोरिकल महत्व बताया, ट्रैवलर्स के अकाउंट बताए, लीगल पर्सपेक्टिव्स बताए कि पूरे आप अगर उनके केस का अध्ययन कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कहने के बजाय कि इस जगह पे हम फलाना डेट से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं। सभी को मेरा नमस्ते। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवान महादेव की नगरी काशी के विषय में एक वार्तालाप विष्णु शंकर जैन जी के साथ करने के लिए। काशी एक प्राचीन, पौराणिक बल्कि वैदिक नगरी है जो कि भगवान महादेव के त्रिशूल पर टिकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देवी देवता काशी में दृश्य व अदृश्य रूप से विद्यमान तो हैं ही, बल्कि मूर्त रूप में भी वे काशी में उपस्थित हैं। काशी का पूरा विवरण हमें स्कंद पुराण के काशी खंड के 11,000 वर्सेस में मिल जाता है और उसमें सभी यात्राओं का, सभी तीर्थ स्थानों का और सभी देवी देवताओं की उपस्थिति का विवरण भी है। हर एक चमकने वाली चीज को काशी कहते हैं। पुराणों के आधार पर काशी स्वर्ण है इसलिए चमकती है, लेकिन कलयुग में काशी स्वर्ण सी नहीं दिखेगी, ये भी पुराणों का कहना है। ललाट के मध्य भाग को काशी कहते हैं और पृथ्वी के मध्य भाग को भी काशी कहा जाता है। प्रमुख रूप से काशी में 5 तीर्थ यात्राएं होती हैं: 84 कोशी यात्रा, पंचक्रोशी यात्रा, नगर प्रदक्षिणा, अविमुक्त यात्रा, अंतर्ग्रह या अंतर्ग्राही यात्रा और 56 विनायकों की दर्शन, जिन्हें 56 दिग्गज भी कहा जाता है। बनारस के सांस्कृतिक इतिहास की सामग्री सीमित होते हुए भी जहाँ तक उसके विषय में जानकारी का सवाल है, वहाँ पुरातत्व, साहित्य और पुराने कागजातों से भी बहुत सारा बनारसी जीवन हमें देखने के लिए मिलता है। बनारस की संस्कृति का नक्शा जो बहुत प्राचीन काल में बना, उसमें अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन भारतीय सभ्यता का मूलभूत रूप हमें हमेशा से ही बनारस के अनेक मतांतरों में और विचारधाराओं में मिल जाता है। मुगल काल में वाराणसी का जीवन प्राय अबाध गति से चलता ही रहा। शाहजहां औरंगजेब की आज्ञा से यहाँ मंदिर तो तोड़े गए, पर उपलब्ध विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद नगर का तीर्थ स्वरूप ज्यों का त्यों ही बना रहा। 18वीं शताब्दी के मध्य में बनारस के इतिहास ने एक दूसरा रूप लिया। नगर को कब्जा करने के लिए अवध के नवाबों, अंग्रेजों और मराठों में होड़ सी लग गई, पर इन 3 शक्तियों की तब तक कुछ न चली जब तक काशी नरेश बलवंत सिंह जीवित रहे। बलवंत सिंह के पुत्र चेत सिंह और वॉरेन हेस्टिंग्स की कश्मकश का इतिहास प्रसिद्ध है। चेत सिंह का अधिकार समाप्त होते ही शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। काशी ज्ञान की पुरी है और गंगा ब्रह्म देवी है, ये काशी के आध्यात्म सूत्र हैं। इन्हीं की नित्य नई व्याख्या काशी के जीवन की सार्थकता भी है। आज जिस विषय के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे वह है काशी विश्वनाथ मंदिर। यदि प्रयाग विश्व का हृदय है तो काशी विश्वनाथ मंदिर उस हृदय की धड़कन है। आइए स्वागत करते हैं श्री विष्णु शंकर जैन जी का, जिनसे इस विषय में चल रहे कानूनी विवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। विष्णु शंकर जैन जी ने 2010 में अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू की थी और सबसे पहले उन्होंने जो कार्य का बीड़ा उठाया वो अपने पिताजी श्री हरिशंकर जैन जी के साथ अयोध्या केस में असिस्ट करने का था। उसके बाद से विष्णु शंकर जी का एक लंबा कार्यकाल रहा है, बहुत सारे ऐसे लीगल केसेस, सूट्स हैंडल करने का, जिसमें धार्मिक स्थलों की प्रमुखता रही है और धार्मिक स्थल ही उनके शायद कार्य का केंद्र भी रहे। आइए विष्णु शंकर जी से इस विषय में बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन केसेस को चुना और किस प्रकार से उनके इस कार्य को दिशा मिली। नमस्ते विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संगम टॉक्स में।
विष्णु जी, आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है अ, धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए केसेस को हैंडल करने का। तो आज जो हमारा विषय रहेगा कॉन्वर्सेशन का, उसमें हम सारी चीज़ें कवर करना चाहेंगे, जिसमें आपके लीगल सूट्स, जिसमें आपके केसेस बेस्ड हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी काशी विश्वनाथ केस के साथ, जिसके विषय में अभी भी कार्यवाही चल ही रही है। तो थोड़ा उसके विषय में बताएँ, पब्लिक को इतनी जानकारी है कि जो 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी, उस विषय में तो एक सूट चल ही रहा है। क्या ये ही एक सूट है जिसको आप हैंडल कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मामले में? नहीं, टोटल हमारे काशी विश्वनाथ मामले में 7 सिविल सूट हमने, जिसे कहते हैं दीवानी दावा, हमने दायर किया है अ, वाराणसी की सिविल कोर्ट में। इसे इंग्लिश में हम सिविल सूट कहते हैं, हिंदी में से दीवानी दावा कहते हैं। तो ये 7 जो हमने वाद सिविल सूट्स दाखिल किए हैं, इसमें अलग-अलग प्रकार की प्लीडिंग ली गई हैं। एक तो पूजा के अधिकार की बात है, दूसरा उस पूरे 5 कोस को अविमुक्त क्षेत्र घोषित करने की बात है, जिसका शास्त्रिक महत्व है कि ये पूरा 5 कोस का एरिया, जब वहाँ पे लिंगम स्वयंभू लिंगम आया था, तो 5 कोस का एरिया अविमुक्त क्षेत्र घोषित हुआ था शास्त्रों के हिसाब से, तो उसको अविमुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग है। इसके बाद इसमें टाइटल सूट की प्लीडिंग्स भी हैं। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पूरा परिसर है, ज्ञानव्यापी परिसर, काशी विश्वनाथ एक्ट आने के बाद वो पूरा परिसर जो है सॉवरेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि औरंगजेब ने ऐसी जातियां की थी, तो पूरा परिसर मंदिर को दिया जाए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को दिया जाए। ये सारी अलग अलग तरह की प्लीडिंग है, और इसीलिए ये अलग अलग सूट्स हमने क्लब करने की मांग की है, जिसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को मेंशन किया था। और ये बात उभर के आई कि अगर 11 अप्रैल को माननीय जिला जज साहब को इसमें अपना फैसला देना है कि सारे सूट्स क्लब करके इसका साथ में ट्रायल किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी सुनवाई करेगी। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जब भी आप ऐसी तरह की कोई लिटिगेशन करते हैं और वाद दाखिल करते हैं, तो वो जाता है सिविल जज सीनियर डिवीजन का। ये हायरार्की समझना बहुत जरूरी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर से जो भी एग्रीव्ड होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज क्या जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो चार चार टायर सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए 20 मई 2022 को जो 5 महिलाओं का वाद था, उसको डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया। तो हमने ये मांग की है कि जो हमारे बाकी 6 मुकदमे उससे नीचे वाले टायर में चल रहे हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या, उसको भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर्स पास होने की उम्मीद है। अलग अलग सिविल कोर्ट्स में अलग अलग डेट्स, अलग अलग प्रोसीजर्स। तो जब एक वाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ चल रहा है, तो बाकी 6 वाद भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ चले। हमने इसके लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें अनुमति दी कि अब ये बात डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ कहिए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने इसमें फैसला रिजर्व कर लिया। 5 डेट से इसमें फैसला नहीं आया है, 11 अप्रैल को अब फैसला आने की उम्मीद है। तो अभी हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि जैसे ही हमारे सारे केसेस कंसोलिडेट हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज साहब अपने इसको स्वतः ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रायल शुरू कर देंगे। ट्रायल शुरू करने में क्या होगा, ज्ञान व्यापी के केस में ट्रायल शुरू करने में एविडेंसेस लीड करने की स्टेज आएगी, इश्यूज फ्रेम होने की स्टेज आएगी। इश्यूज मतलब, अब जब न्यायालय इस मामले को तय करेगा, तो उसमें क्या क्या ऐसे बिंदु होंगे जिस पे न्यायालय को अपना फैसला देना है। जैसे कि क्या ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं है, क्या ये केस वफ एक्ट से बार्ड है कि नहीं है, क्या हिंदुओं की जो आस्था है ज्ञान व्यापी को लेके वो इसी स्थान के लिए है, क्या यहाँ पे भगवान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का विराजमान होने का कोई प्रमाण है, क्या शास्त्रिक महत्व है हिंदुओं का यहाँ पे, क्या औरंगजेब ने यहाँ पे कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। ऐसे बहुत सारे विभिन्न इश्यूज दोनों पक्षों को डिस्कस करने के बाद, सुनने के बाद माननीय न्यायालय उसे वाद बिंदु के रूप में तय करता है, जिसे हम सिविल सूट में, आपको इजी परिभाषा में समझा रहा हूं, जिसे हम सिविल सूट में कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कि बिंदु तय हो जाते हैं। फिर कोर्ट की ड्यूटी यह है, और जो दोनों पक्षकार है उनकी ड्यूटी यह है कि इस इश्यू के इर्द गिर्द ही अपनी प्लीडिंग्स, अपने एविडेंसेस लीड करेगी और उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट करेगी। ये पूरी प्रक्रिया है। तो उसके बाद फिर हम एविडेंसेस की स्टेज पे आएंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वहां पे जीपीआर सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे कराया जाए, और साथ ही साथ फिर उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा रोड मैप है, और अभी हम इसलिए स्टक है कि सारे केसेस कंसोलिडेट नहीं हो पा रहे। ये तो इस ज्ञानव्यापी केस का एक पहलू हो गया। दूसरा जो सबसे क्रूशियल पहलू है, वो ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 16 मई 2022 को
उस तथाकथित मस्जिद के अंदर वजू खाने में हमें शिवलिंग मिला था। जब हमें शिवलिंग मिला उसी दिन हमने उसको शिवलिंग को सील कराया। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने उसको सील करने का ऑर्डर किया। उस सीलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर के अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी। जबकि लीगली हमें ये समझाया जाता है, मुझे जो पढ़ाया गया है, कि अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन का कोई ऑर्डर है तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज करते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। पर वो सारे टायर्स स्किप करते हुए सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा और 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सीलिंग का जो जहां पे शिवलिंग तथाकथित शिवलिंग मिला है वो एरिया सील्ड रहेगा और वहां पे किसी भी तरह का वजू नहीं होगा। वजू के लिए आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करिए और आप बाहर वजू करिए। तो इसके बाद हमने इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसे 32 पिटीशन कहते हैं, क्योंकि 21 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। अच्छा। गर्मी की हमारी, अब मैं आपको अपनी जो जर्नी है, जो अपनी बराबर का हमारा जो प्रोग्रेस है सनातनी समाज के लिए, वो ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि 21 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया फॉर हमारी शीत जिसे कहते हैं ग्रीष्म समर वेकेशंस के लिए, समर हॉलीडेज के लिए बंद हो गया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुला 21 जुलाई को हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि आपने इस एरिया को सील किया है जहां पे शिवलिंग मिला है, तो आप ही यहाँ पे एएसआई सर्वे को ऑर्डर करिए। और एएसआई सर्वे यहाँ क्यों जरूरी है? यहाँ पे जो शिवलिंग मिला है ऐसा नहीं है कि अचानक से शिवलिंग प्रकट हो गया और मिल गया, उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 1600 की सदी में जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने वहां पे शिवलिंग देखा है, जो वहां पे जल चढ़ाते थे। उससे पहले वहां पे बहुत सारे शिवलिंग होने के प्रमाण हैं और ट्रैवलर्स आते थे, भक्त आते थे। ग्रंथ कहते हैं 16वीं शताब्दी के बाद भी वहां पे शिवलिंग होने के प्रमाण है, पूजा करने के प्रमाण है। तो इसीलिए इस शिवलिंग की एएसआई जांच की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि ऑलरेडी हमने केस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ ट्रांसफर कर रखा है, आप इसको विड्रॉ करिए और आप जो भी अप्रोप्रिएट रेमेडीज अंडर द लॉ है वो लीजिए। हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ की। इमीडिएटली हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने एप्लीकेशन मूव की अंडर ऑर्डर 26 रूल 10A, जो ये कहता है कि वहां पे साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। ये परमिशन देता है सीपीसी, और साइंटिफिक सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकती है। अच्छा। इसकी एप्लीकेशन दी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने काफी इसमें डिटेल्ड हियरिंग की और डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद 14 अक्टूबर को हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और ये होल्ड किया बिना एएसआई को बुलाए हुए, बिना किसी पक्ष को जो रेलिवेंट एक्सपर्ट बॉडी है उसको बिना सुने हुए, बिना किसी को सुने हुए उन्होंने ये होल्ड कर दिया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और उस सीलिंग के एरिया में हम कोई अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील कर रखा है। तो हमारा ये कहना था कि आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि शिवलिंग डैमेज हो जाएगा, जब तक आपने एएसआई को बुलाया ही नहीं, किसी एक्सपर्ट ने कहा ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म तय नहीं हुआ है कि शिवलिंग की जांच कैसे होगी। और हमने जांच क्या मांगी थी? शिवलिंग की, शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया की, उसका एक्सकेवेशन मांगा था और एक साइंटिफिक जांच मांगी थी ये बताने के लिए कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, इसकी क्या लेंथ और ब्रेथ है। इन सब के लिए हमने मांग की थी और मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहता हूं ये मांग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से नमाज परमिट कर दी, अच्छा, मुस्लिम जो की, अब तक स्थगित थी, जो नहीं, जो चल रही थी, जो हमने जब सील कराया था प्रेमाइसेस 16 मई को, तो वो स्थगित हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो एरिया सील्ड रहेगा पर नमाज जो है आपकी चलती रहेगी। अच्छा, ठीक है। अब हमारी पूजा तो वहां पे होनी है, जो शिवलिंग जहां पे मिला है वजू जिसकी एरिया में। पश्चिमी दीवार है, हाँ, जिस पे मां श्रृंगार गौरी नहीं नहीं वगैरह नहीं, है। वो सेपरेट इश्यू। मैं इस समय वजू एरिया की बात कर रहा जी, हूँ। जी। वजू एरिया के अंदर जो शिवलिंग मिला है वहां पे पूजा पाठ कैसे होगी? पर वो तो अब तक भी नहीं हो रही थी विष्णु जी। हाँ, तो अब होनी है ना। जी, अब होनी है पूजा पाठ। जब से शिवलिंग मिल गया है 16 मई को, जी, तब से तो वहां पूजा बंद है, वहां पूजा पाठ शुरू होनी है। तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है एज अ लॉयर जी, कि क्या मैं पूरे सनातनी समाज को झोंक दूं बिना ये वेरीफाई किए हुए, बिना साइंटिफिक वेरिफिकेशन के कि वो शिवलिंग है कि नहीं, कि वो कितना पुराना है। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं पहले साइंटिफिकली वेरीफाई करूं। जी। इसलिए मांग हमने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखी थी। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसको नहीं माना। हमने उसके अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहला काम ये किया, एएसआई को उन्होंने नोटिस जारी किया और उन्होंने एएसआई से पूछा 4 नवंबर 2022 को कि ये बताइए कि बिना इसको डैमेज किए हुए आप इसको कैसे जांच कर सकते हैं और क्या क्या मैकेनिज्म अपनाएंगे। 4 नवंबर 2022 से लेके आज तक करीब ये केस 7 से 8 बार लिस्ट हुआ है। एएसआई ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है।
जिसपे अभी रिसेंटली ये केस 5 अप्रैल को लिस्ट हुआ था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के लेथार्जिक एटीट्यूड पे बहुत बड़ी मतलब टिप्पणी की और अपनी चिंता जताई है और अब इस केस की अगली हियरिंग 17 अप्रैल को लगाई है जी। तो ज्ञानव्यापी का जो पूरा केस है वो हमारा ऐसा मानना है, एक तो है जो सारे केसेस क्लब होने की मांग है जिसपे 11 अप्रैल को फैसला आना है। दूसरा शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग है जिसमें 17 अप्रैल को सुनवाई है, एएसआई की रिपोर्ट उसमें आनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये दोनों चीजें हो जाए तो इस केस का ट्रायल आगे बढ़े जी। तो इस केस को लेके आप ये सोच लीजिए कि 3 फोरम्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ और उससे निचली अदालत 4 टायर्स में लड़ाई चल रही है, जो आप एक साथ उस चीज को फाइट कर रहे हैं। एक साथ फाइट कर रहे हैं। तो विष्णु जी, जब ये केस इनिशियली सबसे पहले कब लिस्ट हुआ था? शायद उसमें भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और शायद व्यास परिवार की भी कुछ उसमें देखिए भागीदारी? 1991 में जी। जो वहां का व्यास परिवार है जिसके इस समय वारिसान शैलेंद्र व्यास हैं, उन्होंने ये सूट दायर किया था 1991 में। तो सिविल जज साहब ने ये होल्ड किया कि ये केस बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ठीक। और ये केस नहीं चल सकता है व्यास परिवार का। जी। उसके अगेंस्ट व्यास परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने होल्ड किया कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है और धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए दीवानी वाद दायर किया जा सकता है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट 1997 में वो ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया ने 227 पिटिशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किए जो इस समय जिसमें सुनवाई हो चुकी है और जिसमें जजमेंट रिजर्व है। तो क्या उस समय भी कोई वीडियोग्राफी या कुछ फिल्मिंग की गई थी उस एक स्थान नहीं, की? एक कमीशन जारी हुआ था 1996 में जी। जिसमें बाहरी एरिया का उन्होंने सर्वे किया था। वो 2 पेज की कमीशन की रिपोर्ट है पर उसमें इतना एक्सटेंसिव कमीशन नहीं किया गया था। अच्छा। पर उस समय भी कमीशन में माँ श्रृंगार गौरी का स्थान, गणेश जी का स्थान, हनुमान जी का स्थान और जो वहाँ पे कमरे बंद हैं, जी। वो सारी चीजें उस कमीशन में मेंशन्ड है क्योंकि उस समय वहाँ पे ताला लगा दिया था। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ, नवंबर 1993 के बाद उस पूरे परिसर में जो रेलिंग लगाई गई है वो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने 1993 में, नवंबर 1993 में लगाई है। तो उसके बाद हिंदुओं का जो एक्सेस था उस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जाने का बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया है और वहाँ पे ऐसे कमरे हैं जिनमें उस समय उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने ताला लगा रखा था और एक कमरा तो अंजुमन इंतजामिया के पास था जिसमें भी हिंदू पक्ष नहीं जा पाया था। तो इस कमीशन में जो हमने कैरी आउट किया था 6-7 मई को और 14, 15 और 16 मई को, इसमें हम पूरे एरिया में हमने एक्सेस किया था और उन सारे एरियाज में गए थे जो बंद भी थे। तो विष्णु जी, क्या कोई ऐसा समय भी रहा जहाँ पर हिंदुओं को कभी भी पूजा करने का एक्सेस नहीं मिला? या वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस पूजा माँ श्रृंगार गौरी की और नंदी जी की, माँ गंगा की और बाकी सब अदृश्य देवी देवताओं की होती ही रही है? देखिए, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि नवंबर 1993 तक जो माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे विराजमान है, जिनकी पूजा साल में एक बार होती है, चैत्र के चौथे दिन, नवरात्र के चौथे दिन उनकी जो पूजा होती है, वो नवंबर 1993 के बाद बंद हो गई। उससे पहले वो पूजा वहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी की डेली होती थी, पर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने वहाँ पे रेलिंग लगा के बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के, अगर आज आपका कोई भी व्यक्ति इसमें आरटीआई भी डालेगा या पूरे समाज का कोई भी व्यक्ति आरटीआई डालेगा तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमारे पास उस पूजा को साल में एक दिन रोकने का कोई रिटर्न ऑर्डर है। जी। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है और ये बात यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मिस्टर एमसी चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट के पटल पे भी कही है कि देयर इज नो रिटर्न ऑर्डर जिसकी वजह से पूजा रोकी गई है। तो ओवरऑल ऑर्डर से 1993 से आपने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा जो लगातार होती थी साल में एक बार उसको आपने कर दी, वहां बैरिकेडिंग लगा दी। जी। आज भी यही स्थिति है। लोग गेट नंबर 4 से जाते हैं तो दर्शन कर सकते हैं पर पूजा पाठ या आप अपने विग्रह को या देवी के स्थान को आप टच नहीं कर सकते हैं, अच्छा। स्पर्श दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। जी। दूसरी बात आपने पूछी जो बाकी अदृश्य देवता हैं उनकी पूजा, जो हमने अपने सूट में लिखा है कि मस्जिद तोड़ने के बाद, मंदिर तोड़ने के बाद भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जेम्स प्रिंसेप की किताब में, एएस अल्ट्रेकर की किताब में, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि मस्जिद तोड़ने के बाद भी हिंदुओं की इतनी जनभावनाएं थी कि वो मस्जिद की प्लिंथ पे, चौखट पे पूजा करते रहे, ये मान के कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। जी। और इसीलिए मैंने अदृश्य देवता की प्लीडिंग ली है। अदृश्य देवता क्यों? जो देवता वजू टैंक के अंदर पानी में दबे हुए थे, जो किसी को दिख नहीं रहे थे, वो अदृश्य देवता है। जैसे जैसे वजू टैंक का पानी खत्म हुआ, कम हुआ, भगवान शिव ऊपर उभर के आए तो वो हम सबके सामने विजिबिलिटी है।
इसलिए अगर आप मेरी प्रेयर देखेंगे हमारे सिविल सूट में, तो विजिबल और इनविजिबल डेटीज की पूजा की मांग हमने की है। जी और इनविजिबल डेटी का पूजा का मांग शास्त्रिक महत्व रखता है। जी ये बात मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर किसी जगह मंदिर तोड़ दिया जाए तो लोग ये समझते हैं कि मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया, कोई मूर्ति तोड़ दी तो मूर्ति का अस्तित्व खत्म हो गया। हम्म, हमारा जो शास्त्रिक नियम है वो इसके लिए इजाजत, इसके विपरीत है। हम्म, उन्होंने कहा है कि अगर एक जगह किसी देवता की और ये बात हमने डिस्ट्रिक्ट साहब के सामने आर्ग्यू भी की थी, बहुत ही मतलब इलैबोरेटली आर्ग्यू की थी। और बीके मुखर्जी का इस पे हिंदू लॉ है, जो जी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, कि अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, देवता की मूर्ति की स्थापना हो जाती है, तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है, राजा भी उसको नहीं ले सकता है। जी आप अगर मूर्ति तोड़ भी देंगे तो उस स्थान का महत्व अदृश्य देवता के रूप में रहेगा और दोबारा आप वहां पे मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वरना क्या कारण था सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया जी और उसके बाद आपने उसी जगह शिवलिंग की स्थापना की? ये इसीलिए इसका थीम ये है, इसका कंसेप्ट ये है कि मूर्ति तोड़ देने से मंदिर का देवता का सनातनी समाज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। सही और इसीलिए अदृश्य देवता की भी हमने प्लीडिंग ली है। तो विजिबल डेटीज, इनविजिबल डेटीज, भगवान गणेश, श्रृंगार गौरी और जितने वहां पे देवी देवता उस अष्ट मंडप के मंदिर में विराजमान थे, सबकी पूजा का अधिकार हमने इस सिविल सूट में मांगा है। लोगों ने गलत भ्रम फैलाया कि ये सिविल सूट तो सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की पूजा का है। नहीं, मैं विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं कि ये सिविल सूट उस पूरे अष्ट मंडप के मंदिर में जहां जहां देवी देवता विराजमान थे और हैं, उनकी पूजा के अधिकार का ये सिविल सूट है। और टाइटल सूट भी हमने फाइल किया हुआ है, जो कनेक्ट होकर आगे चल के जिसका ट्रायल होगा। ठीक। तो हमें ये भी पता है विष्णु जी की जो बनारस में जितनी भी तीर्थ यात्राएँ चलती हैं, उसमें स्पेसिफ़िक देवी-देवताओं के दर्शन उन्होंने अपने हमारे उसमें काशी खंड में हमें मिलते हैं, जी, कि किस-किस यात्रा में किस-किस देवी-देवता के दर्शन और उनकी उपासना होनी है। जी, तो इसी तरह से एक गौरी की उपासना का भी एक पूरा क्रम है, जी, जिसमें आपकी शायद माँ श्रृंगार गौरी की भी उसमें परिक्रमा उसमें शामिल जी, है, उनके दर्शन और उनकी जी, उपासना। जी। तो फिर इस लिहाज से भी हमारा ये जानना और ये मानना और उस पे एक्सेस हमारा आना कि माँ श्रृंगार गौरी की उपासना का अधिकार हमें दिया जाए, इसलिए वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, अगर आप काशी में जाएंगे जी, तो भगवान शिव की दो आदि शक्ति मानी गई हैं। माँ अन्नपूर्णा, जो आज भी मंदिर के वेस्टर्न साइड के थोड़ा आगे जिनका विग्रह और जिनका मंदिर विराजमान है, और साथ ही साथ माँ श्रृंगार गौरी। ये दोनों माँ वहां पे जब भगवान का स्वयंभू प्राकट्य हुआ था, तो उसके बाद ये दोनों आदि काल से इन दोनों की वहां पे इम्पोर्टेंस, इन दोनों जगहों की इम्पोर्टेंस, इन दोनों जगहों की परिक्रमा, इन दोनों जगह की पूजा पाठ आदि अनादि काल से चली आ रही है, जिसका शास्त्रिक महत्व भी शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में हर जगह भारी मात्रा में इसका मिलता है। जो मैंने अपने सिविल सूट में प्लीडिंग भी ली है कि किस तरह से क्या क्या ऐसे संस्कृत के श्लोक हैं, जिसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लगाया है, कि किस तरह से यहाँ पे एक शास्त्रिक नियम के हिसाब से यहाँ पे पूजा पाठ होती चली आ रही थी। अब 1670 में जब औरंगजेब ने यहाँ पे मंदिर तोड़ने का फरमान दिया और 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के जो उस समय के कोर्ट मास्टर्स थे, उन्होंने उनको ये रिपोर्ट किया कि हाँ, विश्वनाथ के मंदिर को ढहा दिया गया है। तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया? उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या उसको हम रेस्टोर नहीं कर सकते हैं? उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद लीगली बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है? ये सारे मूलभूत मुद्दे हैं और इसीलिए दीन मोहम्मद का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन मोहम्मद के केस में बात पैरा 40 में स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि आप किसी भी मंदिर को तोड़ के वैलिड वक्फ नहीं बना सकते, जी, क्योंकि मस्जिद होने के लिए सबसे पहली बात जरूरी क्या है कि एक वैलिड वक्फ होना चाहिए। और वैलिड वक्फ होने के लिए सबसे पहली नियम क्या है कि वो आपकी खुद खुद की की ज़मीन है। संपत्ति होनी चाहिए, किसी की लूटी तोड़ी अक्वायर्ड की हुई संपत्ति नहीं हो सकती है। वो एक मुसलमान की सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति होगी बिना कोई डिस्प्यूट के, तभी वो आप वक्फ को दे सकते हैं और तभी एक मस्जिद बना सकते हैं। तो औरंगजेब ने ना यहाँ कभी वक्फ किया, ना कोई डेडिकेशन किया, तो जो मस्जिद बनाई गई है उस पूरे परिसर को मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है, वो इलीगल है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बहुत ही संजीदगी से आपके चैनल के माध्यम से, जब हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने ये एप्लीकेशन दी थी कि इस वजू एरिया का जहाँ पे शिवलिंग मिला है, इसका ज़रा साइंटिफिक सर्वे किया जाए, तो मुस्लिम पक्ष ने उसका ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा ये शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है, इसका कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं आज एक बात बहुत ही लॉजिकली आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है,
तो ये डिसाइड कैसे होगा? इसका निर्णय कैसे होगा? क्या मेरे मान लेने से क्या प्लेबिसाइड कराया जाए? अगर प्लेबिसाइड ही निर्णय है तो हम सब सनातनी मानते हैं कि वो शिवलिंग है, तो प्लेबिसाइड करा के जनमत संग्रह से तो कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं डिसाइड होती है, हमेशा लॉजिकली, लीगली और एक्सपर्ट ओपिनियन से होती है। तो हमने एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की। ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और ये वही लोग थे अंजुमन इंतजामिया जिन्होंने विरोध किया था कि कमीशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अंदर भी नहीं जाने देंगे। अगर अंदर जाने देंगे तो वहां के जो सेक्रेटरी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने तो बहुत सारी थ्रेट कॉल्स दी थी कि हम किसी मेरी लाश के ऊपर से कमीशन अंदर जाएगा। अच्छा। और जिस भारी मात्रा में जब 6 और 7 तारीख को कमीशन हो रहा था, तो जिन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया था वो हम सब ने देखा है। एक धर्म विशेष के नारे वहां पे लगाए गए थे और कमीशन को थ्रेटन करने की, धमकाने की कोशिश की गई थी। तो जब कमीशन हो गया, शिवलिंग मिल गया, क्योंकि उनको पता था कि कमीशन होगा तो जो सच्चाई है वो सामने उभर के आएगी, और अभी भी उनको पता है कि अगर इसकी साइंटिफिक जांच हो गई तब भी सच्चाई सामने उभर के आएगी, इसलिए वो इससे भाग रहे हैं। तो अगर आपने मस्जिद बनाई और वैलिडली मस्जिद बनाई है और किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है, तो उसकी जांच होने में क्या दिक्कत है? साइंटिफिक जांच होने में क्या दिक्कत है? हम तो कोई खुदाई की मांग नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो वजू खाने में शिवलिंग हमें बरामद हुआ उसकी हमें जांच करने की मांग दी जाए। आप कह रहे हैं फाउंटेन है, तो ये तो जांच तो हो जाए कि फाउंटेन है कि शिवलिंग है। आप ये भी नहीं जांच होने देना चाहते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस पूरे केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने जो व्यास परिवार का सूट था उसमें ऑर्डर पास किया है अभी रिसेंटली 2020 में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे परिसर का जीपीआर सर्वे होना चाहिए एएसआई द्वारा। वो ऑर्डर भी अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे करा रखा। जीपीआर क्या होता है? ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार। राइट। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना बिल्डिंग को खुदाई किए हुए, बिना कोई एक्सकेवेशन के, ये पता लगाया जा सकता है कि इस स्ट्रक्चर के नीचे भी कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पे आदि विश्वेश्वर का 100 फुट का स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है, आज भी है। ये जो स्टोरी बताई जाती थी कि जब औरंगजेब तोड़ने आया तो वो शिवलिंग लेके पंडित जी कुएं में कूद गए, ये एक सिर्फ किंवदंती है, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है, क्योंकि 100 फुट का शिवलिंग कोई भी पंडित जी लेके कुएं में नहीं कूद सकते, ना वो कोई कुएं में फेंका जा सकता है। तो हमारा इसलिए कहना है कि जो ये तथाकथित मस्जिद है, जो सेंट्रल डोम बने हुआ, मैं तो वहां खुद गया हूं कमीशन में, जो सेंट्रल डोम बना हुआ है, जो मेन सेंट्रल डोम है, उसके नीचे अगर आज भी कोई पैर मारेगा तो हॉलो की आवाज आती है। ओके, इसका मतलब उसमें नीचे उसमें नीचे आज भी खाली स्थान है, और वो आज भी वहां पे, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वहां पे आज एक सर्वे होने की जरूरत है एएसआई द्वारा। सच्चाई सामने आएगी। हम यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहे हैं कि गलत तरह से कि किसी जगह खुदाई की जाए, पर जीपीआर सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? वहां तो कोई खुदाई नहीं होगी। आपने जीपीआर सर्वे का क्यों विरोध किया? अगर ये मस्जिद औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई थी, नीट एंड क्लीन स्थान पे बनाई थी, तो जीपीआर सर्वे होने में क्या दिक्कत है? पर आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पूरी कोशिश ये है कि जितना इस केस को डिले किया जा सके, जितना डिले किया जा सके उतना किया जाए। और उसका उदाहरण है 1991 का सूट। 1991 का सूट 2023 में आज जिस मुकाम पे खड़ा है, उसी मुकाम पे 2020 में जो हमने केस फाइल किया था, आज वो भी उसी मुकाम पे खड़ा है। जी। तो इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस जो आपने फेस किए विष्णु जी, मुझे लगता है बहुत सारे पैरेलल्स हमें राम जन्मभूमि केस, आपके मथुरा केस और ये, इनमें बहुत सारा साम्य नजर नहीं आता क्या? इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, जहां पर आप कोई चीज का सर्वे या जांच करवाना चाहते हैं, आपके सामने अड़चन इस तरह की प्रस्तुत की जाती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उनका जो, अगर आप मेजर लाइन ऑफ डिफेंस देखेंगे जी। किसी भी मस्जिद कमेटी का, चाहे वो अंजुमन का हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे टीले वाली मस्जिद का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे कुतुब मीनार का हो, चाहे ताजमहल का हो, इनका लाइन ऑफ डिफेंस यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है और ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और वक्फ एक्ट के तहत ये केस बाधित है, सिविल कोर्ट में केस नहीं चल सकता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और एक लीगल पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, और ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू भी की थी, और सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन के दौरान ये बात उभर के आई थी कि धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देता है। अगर, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर कोई ध्यान से उसका एनालिटिकल अध्ययन करेगा, एनालिसिस करेगा, तो उसमें जो सेक्शन 4 2 में वर्ड यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप तय, मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह क्या स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी, स्टेटस को रहेगा, प्रोवाइडेड उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो इंटैक्ट रहेगा। तो लोग इसको भूल जाते हैं।
वो कहते हैं 15 अगस्त 1947 जो उनको उस समय पॉलिटिकल नैरेटिव था वो उससे चल रहे हैं, पर जो लीगल बात एक्ट में लिखी हुई है उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। एक्ट में लिखा है 15 अगस्त 1947 का धार्मिक स्वरूप इंटैक्ट रहेगा। जी। तो 15 अगस्त 1947 का जो जो जगह का धार्मिक स्वरूप था वो कैसे तय होगा? धार्मिक स्वरूप मतलब, धार्मिक स्वरूप मतलब ये होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जगह मंदिर है, तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे विग्रह है, यहाँ पे देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, यहाँ पे मंदिर की शिल्पकार है, यहाँ पे मंदिर के पिलर है। अगर कोई इस्लाम का जानने वाला ये कह रहा है कि मस्जिद है, वो दिखाएगा कि यहाँ पे वजू टैंक है, यहाँ पे हमारा नमाज पढ़ने का स्थान है, यहाँ पे हमारे जो काजी हैं उनका सरमन्स देने का स्थान है, यहाँ पे हमारा सारे जो मतलब इस्लामिक लॉ के हिसाब से यहाँ पे हमारे काबा की तरफ मुख करके नमाज अदा करने का अधिकार है, यहाँ पे हमारे लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो ये धार्मिक स्वरूप तय होगा ना जी। उसके बाद ही तो धार्मिक स्वरूप तय होगा। अगर आप किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ लो तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, धार्मिक स्वरूप किसी के एंट्री से उस जगह का जो मूल धार्मिक स्वरूप है वो नहीं बदल सकता है। इसीलिए एक्ट ने जो बात कही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने धार्मिक स्वरूप की कही है। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वाराणसी के केस में 1997 में ये होल्ड किया था कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है और सिविल सूट चलना चाहिए। और इसीलिए हमारे केस में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 12 सितंबर को ये फैसला दिया कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। और ये वो लाइन ऑफ डिफेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो चाहते ही नहीं ट्रायल चले। अगर ट्रायल चलेगा तो एक पक्ष एविडेंस देगा, एएसआई की मांग करेगा, और अगर उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया होगा तो सच लोगों के सामने आएगा, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये सच आए। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? वक्फ एक्ट। अब वो कहते हैं कि सारी चीजें वक्फ है। किसी भी केस में मैं ये बताना चाहता हूं, किसी भी केस में जो 6 केसेस मैंने बताए, किसी भी केस में एक भी वक्फ डीड उनके पास नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया जो ये हम लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है वक्फ बोर्ड से। आपको जान के हैरानी होगी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ताजमहल को वक्फ संपत्ति 2005 में घोषित कर चुका है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा था कि ये बताइए शाहजहां ने इसको वक्फ कब किया, वो वक्फ डीड दिखाइए। आज तक नहीं बता पाए। 2018 से आज तक 5 साल हो गए। तो मेरा कहने की बात ये थी कि आप वक्फ का डिफेंस लेते हो। वक्फ का डिफेंस क्यों लेते हो? क्योंकि वो चाहते हैं कि सिविल कोर्ट में मामला ना चले, वक्फ ट्राइब्यूनल में मामला चले, जिसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होता है और वक्फ एक्ट से केस बाधित है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जजमेंट आया है जो ये कहता है कि अगर कोई जगह आप कह रहे हैं कि हिंदू की है और कोई जगह कह रहे हैं कि मुस्लिम की है तो वक्फ एक्ट से गवर्न नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का जजमेंट है, 1979 सुप्रीम कोर्ट एंड इट हैज बीन हेल्ड इन 2010। अच्छा जी, रमेश गोविंद राम का केस है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि इन दोनों चीजों का हमने काउंटर किया, जिसपे हमने 12 सितंबर को फैसला लाए। लेकिन विष्णु जी, मैंने देखा है कि वक्फ तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को घोषित कर ही देते हैं और ये सब अड़चनें उनके सामने कभी भी नहीं आती हैं कि वो वक्फ को प्रूव करें। जैसे आपने उस मुद्दे को उठाया, पर कई घरों के ऊपर वो वक्फ का क्लेम डाल के उन घरों को हड़प भी लेते हैं। देखिए, एक कॉमन अकरेंस हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में भी। तो इसका क्या तोड़ क्या हो सकता है? देखिए, वक्फ के 2 पहलू हैं। वक्फ का एक पहलू ये है कि किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को वक्फ कहना, इस बात को जरा थोड़ा अहमियत दीजिएगा। किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को वक्फ कहना, ये कह देना कि राम मंदिर वक्फ है, ये कह देना कृष्ण जन्मभूमि वक्फ है, तो उस केस में क्या होगा? यू हैव टू गो बैक इन टाइम। आपको बताना पड़ेगा 400 साल पहले, 500 साल पहले, हजारों साल पहले इसको वक्फ कब घोषित किया गया, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरा एस्पेक्ट वक्फ का ये है कि आज की डेट में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देना। तो आपने जो सवाल पूछा है वो वक्फ के दूसरे एस्पेक्ट का है, जो वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 जिसको गवर्न करता है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, और साथ ही साथ जो वक्फ एक्ट में सर्वे होता है सेक्शन 4, 5 और 6 में। तो अब क्या हो रहा है कि किसी भी हम लोग वक्फ एक्ट की भी बात कर लेते हैं। वक्फ एक्ट 1995, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रखा है और ये बात हमने पुरजोर तरीके से उठाई थी इस देश में कि वक्फ एक्ट को, वक्फ बोर्ड को ऐसे असीमित अधिकार दिए हैं कि ये एक तरह से लैंड जिहाद का काम कर रहा है। सेक्शन 4, 5 और 6 में आप संपत्ति को सर्वे में ले आते हैं। जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है उसको पता भी नहीं चलता है, उसको नोटिस भी नहीं दी जाती है,
और उसके बाद आप अगर उसको पता चल जाता है तो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा जहां इस्लामिक लॉ का जानकार बैठा हुआ है, और इस सारे सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी सेक्शन 8 में। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, आप किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट की संपत्ति को सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, और उसको भी आप जिसको संपत्ति जिसकी घोषित कर रहे हैं उसको आप नोटिस भी नहीं देंगे। तो ये एक दूसरा वक्फ का सबसे बड़ा ड्रैकोनियन कानून है। तीसरा, वक्फ के जितने लोग हैं उनको आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे रखा है। किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य को आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दे रखा है। तो अगर कोई वक्फ एक्ट की जो धाराएं मैंने बताई है, सेक्शन 4, 5, 6, 7 और 8, और सेक्शन 53, 54, सेक्शन 40, सेक्शन 85, सेक्शन 107, सेक्शन 101, अगर ये इनका अध्ययन करेगा तो आपको ये प्रतीत होगा, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कि ऐसा कोई भी कानून किसी भी और समुदाय के लिए नहीं बना हुआ। ये सिर्फ एक तरफा कानून नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ को दिया, और उसका नतीजा ये है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दे रहे हैं और लोगों को लिटिगेशन करना पड़ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है, इसको जरा देखिए और इसको अप्रिशिएट करिए। एक ही सरकार 4 साल के अंतराल में 2 कानून लाती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और वक्फ एक्ट 1995। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से आपने क्या किया? आपने हिंदुओं का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया, कि नहीं, आप अगर 15 अगस्त 1947 की जो नैरेटिव वो मानते हैं और जो बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति इंटैक्ट रहेगी और कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक। 1995 में वक्फ एक्ट लाके आपने ना उनको किसी भी संपत्ति को घोषित करने का अधिकार दिया, वक्फ संपत्ति, उससे कोई एग्रीव्ड है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक समाज का आपने कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया, डिस्प्यूट रेज करने का अधिकार भी छीन लिया, और उसी समय 4 साल के अंतराल में आपने दूसरे समुदाय को यह पावर दी कि घोषित करो आप इनकी संपत्ति को अपनी संपत्ति। वो लड़े आपके वक्फ ट्राइब्यूनल में, वो लड़े आपके हाई कोर्ट में, वो लड़े आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कितना बड़ा अपने आप में इस देश का कंट्राडिक्शन है, इस पार्लियामेंट का कंट्राडिक्शन है। और मुझे लगता है कंट्राडिक्शन हमने इसको इसकी जड़ तक पहुंचे, इसमें अध्ययन किया, इसमें रिसर्च की, और ये कंट्राडिक्शन आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लोगों की जन जागृति के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों के सामने ला रहे हैं। जी, तो विष्णु जी, जैसे अब मथुरा का भी जो केस है, क्या मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका भी कोई वक्फ का केस हमारे सामने आता है? क्या उसमें ऐसा क्लेम किया गया है? देखिए, मथुरा में अभी उनका क्या लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि मैं कोई यहाँ पे किसी को यहाँ पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, पर जो स्ट्रेटजी है, लीगल स्ट्रेटजी किसी भी इंतजामिया कमेटी की या किसी भी मस्जिद कमेटी की या यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, वो बहुत ही डिले टैक्टिक्स की स्ट्रेटजी है। हमने मथुरा के सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था, सिविल सूट दायर किया था 28 सितंबर 2020 को, और ये तब दायर किया था, ये लीगल रिसर्च हम लोगों के सामने तब लेके आए थे जब 12 अक्टूबर 1968 को वहां पे गलत समझौता हो गया था, और एक फेक संस्था ने बोल दिया था कि जो अंजुमन, जो वहां की शाही ईदगाह मस्जिद है, वो जितने एरिया में आ चुकी है वो वहां पे इंटैक्ट रहेगी, और उन्होंने 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। जब हमने इस डॉक्यूमेंट को खंगाला, देखा, अध्ययन किया, रिसर्च की, तो हमने पाया कि ये कॉम्प्रोमाइज ही इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को खंगाला तो उन्होंने इजाजत दी है कि फ्रॉड जो है वो अनरेवल्स एवरीथिंग, अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई तो आप उसको कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। हमने 28 सितंबर को मथुरा की कोर्ट में इस जो फेक कॉम्प्रोमाइज होता है उसको चैलेंज किया जी। आज तक टिल टुडे जो वहां की यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, शाही ईदगाह कमेटी है, 3 साल हो गए, उन्होंने अपना WS जिसे हलफनामा कहते हैं, जवाब कहते हैं, वो भी दाखिल नहीं किया। तो जो आपने सवाल पूछा कि उनका क्या वक्फ क्लेम है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि पिछले 3 सालों से केस दायर करने के बाद उन्होंने इसमें अपना जवाब तक दाखिल नहीं किया है। तो क्या विष्णु जी, ऐसा हो सकता है कि भले ही उस समय वक्फ ना किया गया हो जिस समय वे कृष्ण जन्म स्थान इंटैक्ट था, वो भी कई बार उसका ध्वंस हुआ, कई बार उसका पुनर्निर्माण हुआ, उस समय वक्फ नहीं किया गया क्या, लेकिन बाद में इसका वक्फ हुआ, या इसे पोस्ट डेट करके भी वक्फ किया जा सकता है और इसे कोर्ट में रखा जा सकता है? देखिए, वो जो अपना लाइन ऑफ डिफेंस देंगे तब इसका मैं बेहतर उत्तर दे पाऊंगा, पर तब भी आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसका एक अगर इमेजिनरी जवाब देना चाहूं कि अगर वो ऐसा लाइन ऑफ डिफेंस लेते भी हैं कि इसको वक्फ किया गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा तब वक्फ नहीं किया गया जी। तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपने मस्जिद बनाई कब। ठीक।
सबसे इंपॉर्टेंट बात। जी। और जब आपने मस्जिद बनाई तब ये किसकी संपत्ति थी? ठीक। वक्फ दो ही तरह से हो सकता है, वक्फ बाय डेडिकेशन या वक्फ बाय यूजर। अच्छा। ये बात प्लीज इसको थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा। जी जी। वक्फ दो ही तरह से हो सकता है, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय, और जो बात मैं बोल रहा हूं कोई इस्लामिक लॉ का जानकार भी इसको काट नहीं सकता है। वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डेडिकेशन। वक्फ बाय यूजर क्या होता है कि आप सालों साल से कोई जगह मस्जिद के रूप में यूज करते आ रहे हैं, आपको पता नहीं है इसको किसने डेडिकेट किया है, तो वहां पे वो वक्फ बाय यूजर की थ्योरी आती है। जब वक्फ बाय यूजर की थ्योरी आती है तो इसको समझ लीजिए, अपने जहन में पक्का कर लीजिए कि वहां पे कोई भी डेट पता नहीं है कि ये यहाँ पे आप कब से इसको मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं। जी। जहां पे डेट पता है कि आप इस डेट से आप इसको मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं, तब आपको वहां पे वर्ब बाय डेडिकेशन बताना पड़ेगा। अच्छा। तो जितने मैंने आपको केस बताए, चाहे वो काशी का केस हो, चाहे वो मथुरा का केस हो, भोजशाला का हो, टीले वाली मस्जिद का हो, ताजमहल का हो, कुतुब मीनार का हो, हर जगह वर्ब बाय डेडिकेशन की थ्योरी है। जी। क्योंकि उनको डेट पता है कि इस दिन हमारे बादशाह सलाम, और जो वो कहते हैं, और काशी केस में भी कहते हैं इसको हमारे बादशाह सलामत आलमगीर ने, औरंगजेब ने बनवाया था। तो जैसे ही आप कहते हैं शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को, कुतुब मीनार को आप कृष्ण जन्मभूमि को कहते हैं औरंगजेब ने बनवाया था, ऐसे ही जहां पे आपको डेट पता है, जी। जैसे ही आपको डेट पता है और आपने बोला कि फला ने बनवाया था, तुरंत सबसे पहला लीगल सवाल उठेगा कि आपकी डीड कहाँ है, जी। वफ डीड कहाँ है, तो वफ डीड वो दिखाएंगे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपने सवाल पूछा कि अगर वो वफ घोषित करते हैं तो वो उनको बताना पड़ेगा कि उनके जो बादशाह सलामत थे, जी। उन्होंने इसको कब वफ घोषित किया, और वो वफ डीड कहाँ है, वो वफ डीड उन्हें दिखानी पड़ेगी। और उसमें भी और सवाल उठेंगे कि क्या वो बादशाह सलामत की खुद की संपत्ति थी, क्या उन्होंने कोई मंदिर को तोड़ के संपत्ति अक्वायर की थी, कि खुद की सेल्फ एक्वायर्ड क्लीन लैंड थी। क्योंकि जो इस्लामिक लॉ का जानकार है, जो इस्लाम कहता है, वो ये कहता है कि क्लीन लैंड पे, प्लेन लैंड पे, बैरन लैंड पे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति को ही आप वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। अच्छा। ठीक। तो इसी प्रकार क्या टीले वाली मस्जिद का भी विवाद है विष्णु जी? जी, क्या देखिए उसमें भी वक्फ का कुछ दखल है? बिल्कुल वहां पे भी यही सेम विवाद है, हूबहू सेम विवाद है। और वहां पे बात ऐसी है कि हम ऐसा मानते हैं कि वहां पे वीरवर लक्ष्मण जी का स्थान रहा है वो, और वहां पे आज भी एक ऐसा कूप है, एक ऐसा कुआं है जो पाताल लोक तक जाता है। जी। और थोड़ा-सा ये, उसके विषय में टीले हाँ वाली मस्जिद का बैकग्राउंड भी बता जी, दीजिए। टीले वाली मस्जिद में एक्चुअली आज की डेट में ये पुराने लखनऊ में मस्जिद है। जी। और इसे टीले वाली मस्जिद इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वो लक्ष्मण टीला था, अच्छा। और वहां पे वीरवर लक्ष्मण जी का भव्य रूप से मंदिर बना हुआ था। और जो शेषनाग, जैसे लक्ष्मण जी का एक रूप माना जाता है, जी। शेषनाग की वहां पे प्रतिमा, मूर्ति, उनका पूरा स्थान, उनके पाताल लोक में जाने तक का एक कुआं, वो सारी अच्छा। चीजें जो हम सनातनी मानते आ रहे हैं वो आज भी वहां पे विराजमान है। इसका एक कमीशन किया था मेरे पिताजी ने, एडवोकेट कमीशन किया था। और जो जो हमारे पूजा के धर्म चिन्ह है, उस समय इतना नहीं दिखाया गया, जो जो हमारे पूजा के धर्म चिन्ह है, उन सारी चीजों को कमीशन की कार्रवाई में करके कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी हमने लाए हैं। अच्छा। तो इसके ऊपर हमने एक सिविल सूट दायर किया 2013 में, मेरे मेरे फादर हरिशंकर जैन साहब ने। और उसमें यही बात कही कि ये पूरा स्थान वीरवर लक्ष्मण जी का है, शेषनाग भगवान का है, और इनको ये पूरा स्थान दिया जाए। और जो यहाँ पे आपने गलत तरीके से मस्जिद बना रखी है, ये इलीगल है, इसको आप हटाइए। जी। जब हमने सूट दायर किया तो वही सेम लाइन ऑफ डिफेंस आया, सेम लाइन ऑफ डिफेंस आया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। जी। मैं आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से हम जीत गए इस पॉइंट पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वहाँ की कमेटी है, मस्जिद कमेटी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, वहां पे वो हार गई कि नहीं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। और अभी वो हाई कोर्ट गए हुए जिसकी सुनवाई 10 अप्रैल को है, जिसमें मैं और मेरे पिताजी जिसकी सुनवाई के लिए जा रहे हैं। अच्छा। 10 अप्रैल को है। उसमें भी यही मुद्दा है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। तो जो 2 कोर्ट में नीचे वो हारे हैं, उसके अगेंस्ट वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गए हुए हैं, जिसकी सुनवाई 10 तारीख को है। पर हिस्टोरिकल महत्व की बात यह है कि अगर कोई टीले वाली मस्जिद का रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेगा, कोई टीले वाली मस्जिद का पूरा शोध करेगा, अध्ययन करेगा, तो आज भी वहां पे ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि वो जगह मस्जिद की नहीं है, वो मंदिर की है। और वहां पे मंदिर के अवशेष और मंदिर के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि हम एक ऐसी मानसिकता से और एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, और उस नैरेटिव को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लीगल माध्यम से, कि जहां पे कोई जगह मस्जिद की होती है
या कोई जगह मस्जिद होती है तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो मस्जिद की है, हम कभी सवाल पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। जी आज हमसे, जब आपने पूरी ज्ञान व्यापी की डिबेट देखी होगी, मथुरा की देखी होगी, टीले वाली मस्जिद, आगरा, तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि भैया आप इसको कैसे क्लेम कर रहे हैं, कि ये मंदिर है। पर कोई उनसे नहीं पूछता है कि आप यहां पे कैसे आए, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू हैव। किसी भी जगह पे आके बस नमाज पढ़ लेना जी और एक अपनी अथॉरिटी और अपनी माइट शो करने से, ये जो मानसिकता है कि उनसे सवाल भी ना पूछा जाए कि आप इस जगह पे आए कैसे, आप इस जगह को कैसे अपनी मस्जिद क्लेम कर रहे हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, जी ये बता। हमने तो इतने आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बताए, शास्त्रिक महत्व बताया, हिस्टोरिकल महत्व बताया, ट्रैवलर्स के अकाउंट बताए, लीगल पर्सपेक्टिव्स बताए, पूरी हमारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम 360 डिग्रीज की रिसर्च है। पर कोई अगर उनसे पूछेगा, और ये बात मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूं, राम मंदिर के केस में मैं पार्टिसिपेंट रहा, उस नाते कह रहा हूं, एज अ रिसर्चर, एज अ लॉयर, कि पूरे आप अगर उनके केस का अध्ययन कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कहने के बजाय कि इस जगह पे हम फलाना डेट से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि हम यहां पे इस जगह से हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, हम पिछले 300 साल से यहां पे नमाज अदा कर रहे हैं, इसलिए जगह हमारी है, इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं। नो प्रूफ, नो डॉक्यूमेंट। So the Hindu side has had to produce all the proofs. हम तो दिखा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये जगह हमारी थी, हमारा शास्त्रिक महत्व था, यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, यहाँ पे लोग परिक्रमा करते थे, यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं जिन्होंने कहा कि ये बहुत भव्य मंदिर था, यहाँ पे ये भव्यता रही है। हम शास्त्रिक महत्व दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पूजा करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहां सरयू में स्नान करने से, राम मंदिर के दर्शन करने से हमें मोक्ष मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में अलग से एडेंडा में लिखा है कि यहाँ पे लोगों का स्पेशल महत्व रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में गर्ग संहिता दिखा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान की जो जन्मभूमि है वो हम लोगों के लिए मोक्षदायिनी है। ज्ञान व्यापी में दिखा रहे हैं कि अविमुक्त क्षेत्र जो है उसके दर्शन करने से हम सारे सनातनियों को एक आध्यात्मिक लाभ मिलता है, उन्नति मिलती है, ज्ञान मिलता है, जीवन मृत्यु का जो पूरा ये सिस्टम है उससे हम उसको क्रॉस करते हैं। ये सारे महत्व हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ट्रैवलर्स आए हैं, जो हिस्टोरिकल्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो राणा पीबी सिंह हो, चाहे वो ए एस अल्ट्रेकर हो, चाहे जेम्स प्रिंसप हो, सबकी किताबें दिखा रहे हैं। पर भैया कोई उनसे पूछे आपके पास क्या है, तो वो आपको एक लाइन ऑफ डिफेंस देंगे, ये हमारी मस्जिद है, हम इतने सालों से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, इस देश का आईन, इस देश का सेकुलरिज्म ऐसी चीज करने की इजाजत नहीं देता है, आप यहाँ पे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे धार्मिक सौहार्द बना रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई लाइन ऑफ डिफेंस नहीं मिलेगा, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं मिलता उनकी तरफ से, कोई जैसे प्रूफ उनके पास ये कहने के लिए एक सॉलिड वजह हो कि वो उन्हीं की जगह है। देखिए राम मंदिर का जजमेंट तो आ गया है जी 2019 में, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर को फैसला भी आया। पूरे राम मंदिर के केस का आप अध्ययन कर लीजिए, जी पूरे राम मंदिर के केस का। तो 1855 के टाइम पे जब वहां पे ब्रिटिशर्स ने रेलिंग खींची थी और उसके बाद ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, 1528 में जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, और 1855 तक, ये बात मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके सामने कह रहा हूं, 1528 से लेकर 1855 तक किसी भी इस्लामिक स्कॉलर, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर एक प्रूफ नहीं दिखा पाया सुप्रीम कोर्ट के पटल पे और हाई कोर्ट पे कि वो वहां पे नमाज अदा कर रहे थे। ठीक, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस वर्शिप उनकी तो हुई ही हुई नहीं। नहीं। और तो हम उनका लोगों जो ने केस है, जी उनका जो केस है वो ये है कि 1855 के बाद से हमने वहां पे नमाज पढ़ना शुरू किया। जी तो इसी तरह से विष्णु जी, जो भोजशाला का केस है जी उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालेगा, उसके बाद हम काशी पे देखिए, वापस आएंगे। भोजशाला का केस मुझे लगता है हम सारे लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, और मुझे गुस्सा ये आता है कि इसके लिए हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। बहुत बहुत बुरी स्थिति है, जी बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, राजा भोज ने 1132 में उस मंदिर का निर्माण किया था, और माँ सरस्वती उनके स्वप्न में आई थी, और उसके बाद उन्होंने, ये एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसके बाद उन्होंने वहां पे माँ वाग देवी का, जिसे माँ सरस्वती कहते हैं, उनके मंदिर का स्थापना की थी। जी इसके बाद वहां पे अलाउद्दीन खिलजी आया और जितने मुस्लिम रूलर्स आए उन्होंने उस मंदिर को ध्वंस किया, तोड़ा। इसके बाद जब देश आजाद हुआ और एएसआई जो है वो पिक्चर में आया, तो एएसआई ने वहां पे खुदाई की। एएसआई ने जब खुदाई की वहां पे, तो वहां नीचे हनुमान जी की मूर्ति मिली, माँ वाग देवी की मूर्ति मिली, जो ओरिजिनल माँ वाग देवी की मूर्ति रखी हुई थी। जी और वो मूर्ति आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। वो इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, पर वो इंडियन गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप ये लिख के दीजिए कि जब हम आपको ये मूर्ति देंगे तो आप उसको वहीं स्थापित करेंगे जहां पे ये थी। अच्छा
तो ये सारी बातें एएसआई ने डॉक्यूमेंट की हैं। अच्छा। और अगर आप भोजशाला का निरीक्षण करेंगे तो संस्कृत की ऋचाएं, संस्कृत के श्लोक, हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्तियां होती थी खंभों पे, उसको मिटाने के निशान, वो पूरा जो संस्कृत और वैदिक गैलरी है वो आज भी वहां पे मेंटेन्ड है, मौजूद है। यज्ञशाला, वो जगह एक्चुअली बेसिकली बहुत सारे उन्होंने जिसे कहते हैं ग्रंथों का वहां पे रचना हुई है। जी। बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई है। वो पाठशाला मानी जाती थी। भोजशाला मतलब वो एक एक ऐसी प्रयोगशाला थी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पे संस्कृत की टीचिंग दी जाती थी और संस्कृत के ग्रंथ वहां से प्रकाशित होते थे, और माँ वाग देवी का वो मेन स्थान माना जाता था। जी। तो जब उसको वहां पे आक्रांतों ने उसको तोड़ दिया, उसके बाद भी वहां पे मूर्तियां हनुमान जी की, माँ वाग देवी की विराजमान रही, जिसको हिस्टोरियंस ने, ये मेरा वर्जन नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी रखी हुई हैं। जी। और ऐसी फोटोग्राफ्स भी हैं जो एएसआई के पास है, जो ये साबित करती है कि ये एप्टीन मात्रा में, हैवी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है। हुआ क्या? हुआ ये जो आज तक होता आ रहा है। हम्म। धीरे 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 वहां बगल में एक दरगाह बनाई गई, जिसे कहते हैं कमाल मौला दरगाह। अच्छा। और जो हमारा कुएं का पानी था उसको जमजम का पानी बना दिया गया। अच्छा। और चारों तरफ कब्रें बना दी गई, मीट की शॉप बना दी गई। लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। तो आज की डेट में समझौता यह है, और कितना घिनौना समझौता है, इसको देखिए जरा। समझौता यह है, और वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो समझौता यह हुआ है कि ट्यूसडे के दिन हिंदू वहां पे पूजा करेगा, और उसी परिसर में फ्राइडे के दिन मुस्लिम नमाज पढ़ेगा। तो अब होता यह है कि जब हम जहां पे जाके पूजा करते हैं अपनी देवी माँ की, और अदृश्य देवता की हम पूजा करके आते हैं, जो यज्ञशाला उसको छू के आते हैं, जब वो फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहीं पे थूकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वहाँ होता है ये। हजारों प्रूफ्स हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, कितने प्रूफ्स हैं। ये हमने अपनी पेटिशन ऑन एफिडेविट भी लिखा है। जो संस्कृत की ऋचाएं उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, तो क्या इसमें तो कोई। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कितना इलीगल काम किया कि बिना धार्मिक स्वरूप तय किए हुए, एएसआई एक्ट 1958, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1958 में सेक्शन 16 में ये प्रावधान है कि एएसआई अगर कोई मानता है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं इस देश में जो एएसआई प्रोटेक्टेड हैं, जी। तो वो वहां पे कैसे पूजा की इजाजत दी जाती है। तो एएसआई पहले धार्मिक स्वरूप तय करता है। अच्छा। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड है, वैसे ही सेक्शन 16 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज्ड है। तो एएसआई को सबसे पहले उस जगह का धार्मिक स्वरूप तय करना था, और जो उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये जगह एक हिंदू मंदिर की, मां वाग देवी की है। तो बिना धार्मिक स्वरूप तय किए हुए आपने हमें पूजा की इजाजत दे दी और उनको नमाज की इजाजत दे दी। आपने उनको नमाज की इजाजत दी कैसे, बिना ये तय हुए कि मस्जिद है। और एएसआई के इस ऑर्डर को हमने इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एएसआई को कोर्ट ने नोटिस जारी किया, आज तक एएसआई ने अपना जवाब नहीं दिया। तो इस तरह का एएसआई का डिले हमने काशी विश्वनाथ केस में भी देखा है विष्णु जी। जी। तो अब जैसे आपने शिवलिंग के सर्वे की मांग की है या उसके ऊपर जीपीआर सर्वे की मांग की है, उसमें अब आगे क्या अब आप हम वेट स्टेप्स कर लेने रहे हैं, वाले अब हैं? हम वेट कर रहे हैं कि 17 अप्रैल को एएसआई आएगा। जी। कोर्ट ने उनको जो लास्ट हियरिंग पे इतना एक स्ट्रिक्चर पास किया है, कमेंट्स किए हैं, उसको वो समझेंगे, कोर्ट के सामने आके सही बात बोलेंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे कि कैसे यहाँ पे सर्वे हो सकता है, और उसके बाद हम आगे केस में प्रोसीड करेंगे। क्योंकि एएसआई एक एक्सपर्ट बॉडी है, चाहे वो राम मंदिर का केस रहा हो, एएसआई की रिपोर्ट ने और एएसआई की जो ओपिनियन है उसने बहुत महत्व रखा, बहुत बड़ा आधार बनी है। और ये जितनी लिटिगेशंस है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें कोई ओरल एविडेंस नहीं काम करेगी। आज अगर मैं 50-100 गवाहों को लेके चला आऊं, तो वो 300 साल 400 साल पहले की गवाही तो नहीं दे सकते। इन केसेस की गवाही दे कौन सकता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ट्रैवलर्स, गैजेटियर्स और एएसआई। राइट। तो एएसआई बहुत बड़ा क्रूशियल माध्यम है इन सारी चीजों में अपनी गवाही देने का। ओरल गवाही का इसमें कोई पर्पस नहीं है। आज काशी के केस में मैं हजारों लोगों को उतार दूं विटनेस बॉक्स में, वो तो कहेंगे कि हम इसको मानते हैं शिवलिंग है। तो क्या उससे आप केस को डिसाइड करा लेंगे? और क्या मैं लीगली सही रहूंगा ये जजमेंट लेने में कि हाँ, लोग, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो इसको हम मंदिर परिसर मानते हैं? सिर्फ एक्सपर्ट बॉडी लाइक एन एएसआई कैन से
जी। कि भाई इसका यहाँ पे क्या स्वरूप है, ये जगह कितनी पुरानी है। जो जियोलॉजिस्ट है उनकी जो टीम है, जो उनके एक्सपर्ट्स की टीम है, वो वहां पे जाएगी, अध्ययन करेगी, एक्सकेवेशन करेगी और उसके बाद कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जैसे राम मंदिर में किया था। पर जब हम ये एक्सरसाइज यहाँ पे करना चाह रहे हैं, जिसकी कोर्ट ने ऑर्डर भी की है, एएसआई भी कह रही है एक केस में ज्ञानव्यापी के, कि अगर यहाँ पे एएसआई का सर्वे का ऑर्डर होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कोर्ट के ऑर्डर कंप्लाई करेंगे, बट उन्होंने अभी तक उसे फॉलो नहीं किया है। पर फॉलो नहीं किया है। जी। और आप भोजशाला में आपने जो मंदिर परिसर था वहां पे आप नमाज पढ़वा रहे हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं। पर मुझे लगता है कि लीगली इन सारी हर्डल्स को हम कभी ना कभी पार करने में सफल होंगे, ईश्वर हमें शक्ति देंगे। और जो अपनी बात है कोर्ट को हम समझा रहे हैं, लोग भी जागरूक होंगे तो इस सारी चीजों में बहुत फर्क आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, इतने डिटेल में इतने सारे केसेस के विषय में हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा कि ज्ञानव्यापी ही नहीं, कई और स्थानों पर ऐसे विवादित स्थल हैं जिन पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपना अधिकार रखना चाहते हैं। अब आशा है कि कोर्ट, एएसआई और सभी बॉडीज इस विषय पर एक निष्पक्ष राय और एक डिसीजन हमारे सामने रखेंगे। विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का। धन्यवाद। नमस्ते।